कहानी की शुरुआत दो रियासतों से होती है। पहले रियासत में हमारे जैसे लोग रहते थे, जिस पर अहंकारी और लालची राजा राज करता था। वे लोग पड़ोसी देश की खुशहाली से जलते थे, क्योंकि पड़ोसी देश की मूल रियासत जादुई थी, जहां हर तरह के अनोखे और सुंदर जीव रहते थे, जो कि एक दूसरे के सहारे जीते थे। इस हरे भरे और सुंदर मूल रियासत में एक सुंदर परी रहती थी, जिसका नाम मलेफिसेंट था। मलेफिसेंट एक परी थी। उसके सर पर सिंग और उड़ने के लिए पंख थे। उस परी के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन वो अकेली नहीं थी। वहाँ के बाकी हर तरह के जीव उसे बहुत चाहते थे। मलेफिसेंट ही मूल रियासत की देखभाल करती थी। मलेफिसेंट एक परी थी, इसलिए उसके पास कुछ जादुई शक्तियाँ भी थीं। उसकी नजर पेड़ की एक टूटी हुई टहनी पर जाती है। वो उसके पास जाकर अपने जादू से उसे ठीक कर देती है। उस देश में और भी छोटी छोटी 3 परियां होती हैं। एक दिन उन परियों से मलेफिसेंट को ये पता चलता है कि कोई इंसान उनके सरहद के अंदर घुस आया है। तभी परी मलेफिसेंट तुरंत सरहद के पास पहुंचती है। जब वो वहां पहुंचती है, तब वो देखती है कि कोई झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है। वह एक छोटा सा लड़का था, जो चोरी करने के इरादे से आया होता है। तब मलेफिसेंट उसे बाहर आने को कहती है। वह लड़का वहां खड़े सिपाहियों को बदसूरत कहता है और कहता है कि वो उसे मार डालेंगे। तब परी मलेफिसेंट कहती है कि चोरी करना गलत बात है, लेकिन हम उसके लिए मौत की सजा नहीं देते हैं। तब वो लड़का बाहर आता है। मलेफिसेंट उसे चोरी किए हुए चीज को वापस करने को कहती है। वो उस चीज को लेकर पानी के अंदर फेंक देती है, जो कि उसकी सही जगह होती है। मलेफिसेंट उस लड़के को सरहद के उस पार तक छोड़ने के लिए जाती है। तभी उनकी बातचीत से ये पता चलता है कि उस लड़के का नाम स्टीफन है और उसके भी माता पिता इस दुनिया में नहीं है। फिर स्टीफन के जाने से पहले वो दोनों हाथ मिलाते हैं। तभी मलेफिसेंट का हाथ किसी चीज से जल जाता है। वो लोहे की बनी एक अंगूठी होती है, जो स्टीफन के उंगलियों में होती है। हालांकि यह दिखाया जाता है कि थोड़ी देर बाद वो जला हुआ हिस्सा पहले जैसे ही सामान्य हो जाता है, लेकिन उसे दर्द उतना ही होता है जितना कि आग से जलने पर होता है। तब मलेफिसेंट कहती है कि लोहा परियों को जलाता है। फिर स्टीफन ने तुरंत वह अंगूठी निकालकर दूर फेंक दिया और उसी समय वहां से चला गया। बीच बीच में स्टीफन और मलेफिसेंट मिला करते थे। उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। समय बीतता गया और दोनों का मिलना बंद हो गया। अब मलेफिसेंट बड़ी हो गई थी और स्टीफन भी मलेफिसेंट से दूर इंसानों के साथ अपने कारोबार में लग गया था। एक दिन पड़ोसी देश का राजा अपने सेना के साथ मूल रियासत के संपत्ति को लूटने और वहां के जादुई जीवों को खत्म करने सरहद पर पहुंच आया था। उन दोनों पक्षों के बीच थोड़ी देर बाद लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन वो लड़ाई एक तरफी थी और वो लोग ज्यादा देर तक मलेफिसेंट और उसके साथियों के सामने टिक नहीं पाए और वहां से भाग गए। दूसरी ओर राजा अपने महल में जख्मी पड़ा था। स्टीफन भी वहीं काम करता था। तभी राजा सभी से कहता है कि जो भी उसे पंखों वाली जीव को खत्म करेगा, वही मेरी बेटी से शादी करेगा और इस सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। कुछ समय के बाद स्टीफन मलेफिसेंट से मिलने जाता है और उससे कहने लगता है कि महाराज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें मार डालेंगे। ऐसा लग रहा था कि स्टीफन मलेफिसेंट को उसकी भलाई के लिए उसे ये बताने आया था कि उसकी जान खतरे में है। थोड़ी देर बाद मलेफिसेंट भी स्टीफन को अचानक गायब होने और उससे दूर जाने के लिए माफ कर देती है। वे लोग उस चांदनी से भरे सुंदर रात में लेटे हुए होते हैं। तभी स्टीफन मलेफिसेंट को कुछ पीने को देता है। मलेफिसेंट बिना कुछ सोचे समझे उसे पी लेती है, फिर थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाती है। दरअसल स्टीफन ही मलेफिसेंट को मारकर खुद ही उस देश का राजा बनना चाहता था। तभी वो एक चाकू से उसे मारने वाला होता है, लेकिन वो मार नहीं पाता। मलेफिसेंट को मारने के बजाय उसके दोनों पंखों को काट देता है और चला जाता है। अगली सुबह मलेफिसेंट दर्द से करहाते हुए उठती है और अपने पंखों को ना पाकर चीख चीख कर रोने लगती है। मलेफिसेंट एक साफ दिल की परी थी, इसलिए वो स्टीफन के मतलबी और शातिराने चाल को समझ नहीं पाती। स्टीफन वो पंख लेकर महल में चला जाता है और राजा के सामने उसे पटक देता है। दूसरी ओर मलेफिसेंट ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसने अपने सहारे के लिए एक लकड़ी के टुकड़े को छड़ी बना लेती है। कुछ समय के बाद एक दिन मलेफिसेंट को एक इंसान और कुत्ता एक कौवे का शिकार करते हुए दिखे। वो कौवा जाल में फंसा हुआ था। वे लोग उस कौवे का शिकार करते उससे पहले ही मलेफिसेंट ने उस कौवे को इंसान में बदल दिया। उसका नाम डियवाल था। डियवाल एक साधारण कौवा था, लेकिन मलेफिसेंट के जादू की वजह से वो कौवे से इंसान या किसी दूसरे जीव में बदल जाता था। डियवाल मलेफिसेंट के दुख और गुस्से के समय में मलेफिसेंट का सबसे बड़ा सेवक बना और उसकी हर संभव मदद करने लगा। वो मलेफिसेंट की आंखें, कान और पंख बन गया। वो मलेफिसेंट को उस दुनिया की हर खबर देता था। डियवाल की वफादारी और निष्ठा ने मलेफिसेंट को बहुत बल दिया। दूसरी ओर महाराज ने स्टीफन को उपहार के रूप में राजा घोषित कर दिया। डियवाल कौवे के रूप में ये देख रहा होता है और ये जानकारी मलेफिसेंट को देता है।
मेलेफिसेंट यह जानकर कि स्टीफन ने राजा बनने के लिए उसे धोखा दिया है, उसके गुस्से का ठिकाना नहीं था। हरा भरा मूर रियासत उसके गुस्से और नफरत से अंधकार में छा गया था। हालांकि वो अब भी अनोखा लग रहा था, लेकिन अब मूर रियासत पहले जितनी खूबसूरत नहीं लग रही थी। कुछ समय के बाद स्टीफन और रानी की एक बेटी होती है, जिसके नामकरण के लिए हर तरह के लोग आए हुए थे। ये बात भी डियवाल ने मेलेफिसेंट को बताया। वहाँ मूर रियासत की तीनों परियां भी आई हुई थी। राजकुमारी का नाम ऑरोरा था। पहली परी ने ऑरोरा को खूबसूरती का आशीर्वाद दिया, दूसरी परी ने खुशी का आशीर्वाद दिया, तीसरी परी के आशीर्वाद देने से पहले मेलेफिसेंट वहां पहुंच गई। मेलेफिसेंट ने पूछा कि हर तरह के लोग यहाँ हैं, लेकिन उसे इस अवसर पर क्यों नहीं बुलाया गया। इस पर स्टीफन ने अपनी क्रूर स्वभाव में कहा कि उन्होंने उसे बुलाना जरूरी नहीं समझा। हालांकि स्टीफन की पत्नी एक नेक स्वभाव की रानी थी। मेलेफिसेंट ने राजकुमारी को आशीर्वाद के साथ साथ श्राप भी दिया। मेलेफिसेंट ने ये श्राप दिया कि राजकुमारी खूबसूरती और तहजीब की मिसाल होगी, सभी को बहुत प्यारी होगी, लेकिन इसकी 16वीं सालगिरह पर सूरज डूबने से पहले एक चरखे पर लगी लोहे की तकली पर इसकी उंगली चुभ जाएगी और इसे मौत जैसी नींद सुला देगी। ये सुनकर राजा स्टीफन डरकर मेलेफिसेंट से माफी मांगने लगता है। स्टीफन के माफी मांगने पर मेलेफिसेंट इस श्राप का तोड़ भी देती है कि राजकुमारी इस नींद से जरूर जागेगी, एक सच्चे प्यार वाली किस से। इस श्राप को दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। इस श्राप के खौफ से महाराज स्टीफन ने रियासत के सभी चरखे देशवासियों से जब्त करवा लिए और उन्हें जलाकर महल के तहखाने में दफन करवा दिए और राजकुमारी ऑरोरा की जिम्मेदारी उन तीनों परियों को सौंपकर दूर किसी जंगल में 16 साल और 1 दिन तक देखभाल करने के लिए भेज दिए। साथ ही स्टीफन ने मेलेफिसेंट को खत्म करने के लिए चारों ओर सैनिक भेज दिए, पर मेलेफिसेंट ने अपने मूर देश के चारों ओर कांटों की कटीली दीवारें बना रखी थीं, ताकि कोई और इंसान वहां प्रवेश न कर सके। अब ये दिखाया जाता है कि तीनों परियां ऑरोरा की देखभाल कर रही होती हैं। वो तीनों परियां अपने आप को साधारण इंसान में बदल लेती है, ताकि वो राजकुमारी का ख्याल ठीक से रख सके। लेकिन बच्चे पालना उन परियों के बस की बात नहीं थी। वो राजकुमारी को खाने के लिए गाजर या और दूसरी ऐसी चीजें देते थे जिसे एक नवजात बच्चे के लिए खाना संभव नहीं होता है। वो बच्ची भूख से हमेशा रोती रहती थी। तभी डियवाल कहीं से एक फूल लाता है और उसके रस को राजकुमारी को पिलाता है। मेलेफिसेंट और डियवाल राजकुमारी ऑरोरा को छुपकर हमेशा देखते और मदद किया करते थे। जैसे जैसे दिन बीतता गया, इसी तरह मेलेफिसेंट और डियवाल छिप छिप कर राजकुमारी का ख्याल रखने लगे। इसी बीच स्टीफन मूर रियासत पर हमले भी करवाता था, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं होता था। फिर वो मेलेफिसेंट को मारने के लिए साजिश में लग गया। अब राजकुमारी ऑरोरा बड़ी हो गई थी। जैसा कि मेलेफिसेंट ने कहा था, राजकुमारी ऑरोरा बहुत ही खूबसूरत थी। वो हमेशा जानना चाहती थी कि उस कांटों से भरी दीवार के पीछे क्या है। ऑरोरा हमेशा कांटों के दीवार के पास खड़ी होकर अंदर की ओर देखा करती थी। तभी एक दिन मेलेफिसेंट ने उसे जादू से बेहोश कर कांटों की दीवार हटा देती हैं और उसे अंदर ले आती हैं। वो रात का समय था। मेलेफिसेंट ने ऑरोरा को बेहोशी से जगाया और खुद पेड़ों के पीछे छुप गई। ऑरोरा अंदर के नजारे को देखकर खुशी से झूम उठती है। अंदर रोशनी से जगमगाते परियां और जुगनू उसके आसपास घूम रहे थे। वो उनसे खेलने लगी। तभी खेलते खेलते वो मेलेफिसेंट को देख लेती है। वो हमें बाहर आने को कहती है। तब मेलेफिसेंट ने कहा कि तुम मुझे देखकर डर जाओगी। तब ऑरोरा कहती है कि मैं नहीं डरूंगी, आप बाहर आओ। मेलेफिसेंट के बाहर आने पर ऑरोरा ने कहा, आप तो मेरी परी माँ हैं। वो कहती है कि मैं आपको हमेशा से जानती थी। आप हमेशा से ही मेरे आसपास रहा करती थी। बचपन से ही मैं जहाँ भी जाती, आपकी परछाई हमेशा मेरे साथ रहती। तभी डियवाल भी वहाँ आ जाता है। उसने डियवाल को हमेशा एक पंछी के रूप में ही देखा था। वो कहती है कि वो उस पंछी को भी जानती है। तभी डियवाल इंसानी रूप में आ जाता है। उसे देखकर ऑरोरा चौंक जाती है, लेकिन फिर जादू से भरे उस माहौल को देखकर वो बहुत खुश होती है। वो कहती है कि ये सब वैसा ही है जैसे मैंने सोचा था। ऑरोरा खुशी से झूमते हुए मेलेफिसेंट की बहुत पास आ जाती है। तभी मेलेफिसेंट ऑरोरा को जादू से सुला देती है और उसे वापस उस छोटे से घर पर, जहाँ ऑरोरा और उसकी तीनों आंटियां रहती थी, वहाँ सुलाकर वापस आ जाती है। इसी तरह ऑरोरा हर रोज मूर देश जाकर खेला करती थी और जब वो थक जाती तब मेलेफिसेंट उसे घर में सुलाकर आ जाती थी। मेलेफिसेंट मन ही मन ऑरोरा को अपने बच्ची की तरह प्यार करती थी। एक दिन जब ऑरोरा को सुलाने जाती है, तब वो अपने श्राप को वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम होती है। वह श्राप नहीं टूटता है। ऑरोरा को ये नहीं पता था कि वो राजा की बेटी है। एक दिन ऑरोरा और उसकी परी माँ के बीच बातचीत के दौरान ऑरोरा ये कहती है कि जब वो बड़ी हो जाएगी तब वो दोनों एक साथ मूर देश में ही रहेंगे। तब मेलेफिसेंट कहती है कि उसे यहाँ रहने के लिए बड़े होने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वो अभी से ही यहाँ रह सकती है।
ये सुनकर ऑरोरा बहुत खुश होती है और ये बात अपने तीनों आंटियों को बताने के लिए सोच रही होती है। तभी उसके पास एक लड़का आता है जो कि महल का रास्ता पूछ रहा होता है। उस लड़के का नाम फिलिप था। वे दोनों पहले ही नजर में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वही ये सब मेलेफिसेंट और ड्यूवाल भी देख रहे होते हैं। तभी ड्यूवाल कहता है कि जब ऑरोरा उस श्राप से सो जाएगी तब वो लड़का ही उसे सच्चे प्यार के किस से जगाएगा। तभी मेलेफिसेंट कहती है कि सच्चे प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती है। फिर ऑरोरा अपनी आंटियों को ये बात बताने जाती है कि वो घर छोड़ रही है और मूर देश में रहेगी। तभी उनकी आंटियां परेशान हो जाती है। तभी ऑरोरा को 16 साल और 1 दिन तक रखने और उसके बाद उसके पिता तक पहुंचाने वाली बात गलती से उनके आंटियों के मुंह से निकल जाती है। इसके पहले ऑरोरा को अपने माता पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसकी आंटियों ने ये कहा था कि उसके माता पिता मर चुके हैं। फिर उनकी आंटियों ने ऑरोरा को मेलेफिसेंट से मिले श्राप के बारे में भी बता दिया। ऑरोरा अपनी परी माँ के पास जाती है और पूछती है कि क्या वो श्राप उन्होंने ही उसे दिया था। मेलेफिसेंट हाँ में जवाब देती है। ये सुनकर ऑरोरा गुस्से से अपनी परी माँ को बुरा भला कहती है और वहाँ से चली जाती है और अपने पिता के पास पहुँचने महल की ओर निकल जाती है। फिर मेलेफिसेंट और ड्यूवाल ऑरोरा को श्राप से ठीक करने के लिए फिलिप की तलाश में लग जाती है। वहीं दूसरी ओर राजा स्टीफन मेलेफिसेंट को मारने के षड्यंत्र में लगा हुआ था। उसी वक्त ऑरोरा अपने पिता के पास पहुंच जाती है। स्टीफन ऑरोरा को देखकर कहता है कि वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती है, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ और कहने लगा कि मैंने उन तीनों को 1 दिन बाद भेजने को कहा था, लेकिन उन्होंने पहले ही भेज दिया। तभी उसने सैनिकों से कहकर ऑरोरा को कमरे में बंद करवा दिया। दरअसल ऑरोरा को 16 वर्ष पूरे होने में सिर्फ 1 दिन बचे थे और कल उसकी 16वीं सालगिरह थी। जिस कमरे में ऑरोरा थी वहाँ उसे कोई आवाज सुनाई पड़ती है। वो उस आवाज का पीछा करती है। वो आवाज उसे एकाएक तहखाने तक ले जाती है जहाँ पर उन सभी चरखों को जलाकर बंद रखा गया था। तभी तहखाने का दरवाजा खुल जाता है और वहाँ जो चरखे जलकर टूटे हुए होते हैं उनमें से एक चरखा बिल्कुल पहले की तरह ही ठीक हो जाता है। वो गूंजती हुई धीमी आवाज अरोड़ा को लोहे की नुकीली पतली को छूने को आकर्षित कर रही होती है। वहीं दूसरी ओर मेलेफिसेंट फिलिप को ढूंढ लेती है। उसे विश्वास तो नहीं था कि सच्चे प्यार जैसी कोई चीज होती है, लेकिन तभी वो उस लड़के को जादू से सुलाकर महल की ओर ले आ रही होती है। दूसरी ओर महल में ऑरोरा उस चरखे पर लगी लोहे की तकली को छू लेती है और गहरी नींद में सो जाती है। मेलेफिसेंट उस लड़के को लेकर महल के मुख्य द्वार पर पहुंचती है, लेकिन स्टीफन ने महल के मुख्य द्वार से अंदर आने तक लोहे की बड़ी बड़ी नुकीले ढाल बनवा रखी थी ताकि मेलेफिसेंट अंदर ना सके। ड्यूवाल और मेलेफिसेंट उनसे बचते हुए उस ढाल को पार कर लेते हैं। इस बीच में मेलेफिसेंट का शरीर कई बार लोहे से टकराकर जलता भी है। वो फिलिप को लेकर सैनिकों से बचते हुए ऑरोरा के कमरे तक ले जाते हैं। फिर मेलेफिसेंट फिलिप को होश में लाती है। अचानक होश में आने के कारण फिलिप जमीन पर गिर जाता है। उस आवाज से वो तीनों परियां दरवाजा खोलती है। फिलिप को लेकर वह परियां उसे ऑरोरा को किस करने को कहते हैं। किस करने के बाद भी ऑरोरा को होश नहीं आता है। फिर वो परियां फिलिप को बाहर ले जाते हैं और खुद भी बाहर चले जाते हैं। मेलेफिसेंट और ड्यूवाल छुपकर ये सब देख रहे होते हैं। उन चारों के जाने के बाद वे ऑरोरा के पास आते हैं। फिर मेलेफिसेंट कहती है कि मैं माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैंने जो किया वो माफी के लायक नहीं। मैं बदले और नफरत की आग में अंधी हो गई थी। ऑरोरा मेरी बच्ची, तुमने मुझे सच्चे प्यार का मतलब समझाया और मैंने आज वो खो दिया। मैं वादा करती हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरेगा जब तुम्हारी मुस्कान याद नहीं आएगी। इतना कहकर वो ऑरोरा के माथे पर चूमती हैं और वहां से जा रही होती है। तभी ऑरोरा आंखें खोलती है और अपनी मीठी और धीमी आवाज में अपनी परी माँ को प्यार से आवाज देती है, हेलो परी माँ। दरअसल सिर्फ मेलेफिसेंट ही ऑरोरा से सच्चा प्यार करती थी, जिसके किस करने पर ऑरोरा उस श्राप से मुक्त हो गई। फिर ऑरोरा अपनी परी माँ से मूर देश वापस चलने को कहती है। मेलेफिसेंट, ऑरोरा और ड्यूवाल तीनों वापस जा रहे होते हैं। तभी स्टीफन के बने हुए लोहे के जाल में मेलेफिसेंट फंस जाती है, जो कि ऊपर की ओर से गिरता है। वो जाल लोहे का होता है, इसलिए मेलेफिसेंट का शरीर जलने लगता है। तभी वो जैसे तैसे करके ड्यूवाल को एक ड्रैगन में बदल देती है और ऑरोरा को भागने के लिए कहती है। ऑरोरा वहां से बच निकलती है और ड्यूवाल ने भी मेलेफिसेंट को जाल से मुक्त कर लिया था, लेकिन सैनिकों ने फिर से मेलेफिसेंट को घेर लिया और ड्यूवाल को भी बंदी बना लिया। वही दूसरी ओर ऑरोरा भागते हुए उस कमरे में जा पहुंची जहां मेलेफिसेंट के पंखों को एक कांच और लोहे के बक्से में बंद करके रखा गया था। वो पंख अभी भी बाहर आने को फड़फड़ा रहे थे। ऑरोरा उन पंखों को बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। दूसरी ओर स्टीफन मेलेफिसेंट को मारने वहां पहुंच जाता है
और एक के बाद एक मेलेफिसेंट को लोहे के बने जंजीरों और औजारों से मारने लगता है। तभी वो मेलेफिसेंट को तलवार से जान से मारने वाला ही होता है। वही तब तक ऑरोरा ने पंखों को आजाद कर दिया था और वो पंख सीधे आकर मेलेफिसेंट से जुड़ जाते हैं। मेलेफिसेंट के पंख वापस आने से उसकी ताकत बढ़ जाती है। उसके सामने सैनिक टिक नहीं पाते। उसने डियवाल को भी छुड़ा लिया था। तभी स्टीफन ने एक जंजीर से मेलेफिसेंट के पैरों को जकड़ लिया और सैनिकों से तीर कमान और भाले से वार करने को कहा। सैनिक मेलेफिसेंट पर वार कर रहे होते हैं, लेकिन एक भी वार मेलेफिसेंट पर नहीं लगता। फिर मेलेफिसेंट स्टीफन को खिड़की से बाहर उड़ाते हुए ऊपर एक खाली जगह पर ले जाती है। वह उसे मारने वाली होती है, लेकिन वो उसे मारती नहीं है और उसे माफ कर देती है और वहां से जा रही होती है। लेकिन स्टीफन फिर से उस पर पीछे से वार कर देता है और अपनी इसी गलती के वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह मेलेफिसेंट ने अपने बनाए हुए कांटों की दीवार गिरा दी और अपना ताज उतार दिया और ऑरोरा को दिखाया कि बरसों पहले मूर रियासत कैसे हुआ करती थी, जब मेलेफिसेंट सिर्फ एक बच्ची थी और उसका दिल खुशहाल था। आज फिर से खुशियां लौटी थी। मेलेफिसेंट ने स्लीपिंग ब्यूटी यानी ऑरोरा को देश की रानी घोषित कर देती है। मूर देश फिर से पहले की तरह हरा भरा और जगमगाने लगा। दोनों रियासतें एक हो गईं और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और इसे लाइक करें। और ये चैनल अभी नया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें।